ये लगाया नहीं आपने? आपने इसमें लिखा आपने क्या लिखती है? आपको गई? आ गए। 21 20। कैफियत के आज 21वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आपको मैं आज यही कहते हुए कि मैं आपके बीच यही कहते हुए अपने शब्दों के साथ कि मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन। मेरा परिचय सतीश पांडे का, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज जिस शख्सियत से आपका तारुफ करवा रहा हूं, ये कहते हुए कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण। वो फनकार जिसने उस व्यक्तित्व का अभिनय से अपने अपने को ढालने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूं, हमारे बीच है बहुत बेहतरीन इंसान, यानी गुरु द्रोण, यानी हमारे बीच है सुरेंद्र पाल जी। स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार सतीश पांडे जी, नमस्कार। और हमारे सर कैफियत के सभी दर्शकों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। सर पूरे और इंदौर, यदि पूरे महाभारत की भाषा और यदि जी सर। महाभारत की भाषा में ये कहूंगा तो यही कहूंगा, मेरे प्रिय शिष्यों, आयुष्मान भव। सर आज सर आपने जो सर कैफियत की महफिल को महकाया है, सचमुच ये पवित्र किया है। मैं तो कहूंगा कि आपके इस आशीर्वाद से आज शाही स्नान हुआ है मेरे इस कैफियत की महफिल का। आपको सल्यूट करते हुए आगे ले चल करता हूं और कहता हूं सर, जिस घर में एजुकेशन थी, जिस घर में न जाने कितने लोग परिवार के लोग अपने बड़े बड़े मुकाम पर थे, उस परिवार से एक ऐसा शख्सियत जो कि अचानक फिल्मों की तरफ मुड़ गया। सर ये सर कुछ बताएंगे आप? हेलो जी सर, जी सर। सर। जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी? हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है सर। हेलो सर, मेरी आवाज आपको आ रही है सर? हेलो हेलो। फोन आ गया मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से फोन आ गया है।
मेरा जी कलाकार क्षमा इतना, यस जी सर, फोन आ गया होगा क्षमा उसको, मुझे चाहूंगा, मालूम है। जी थोड़ी सर। सी टेक्निक ज्यादा एडवांस हो गई है, हम थोड़ा पीछे रह गए नहीं सर, हैं। आप सर सर मैं यही कहूंगा सर कि घर पर जब सब लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन लेके बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे, और सर आपने सर ये जो फिल्मों का रास्ता जो आपने देखा कि मुझे उस जगह पहुंचना है जिससे कि पूरी दुनिया देखे, पूरा हिंदुस्तान देखे, अचानक सर विचार कहाँ से आया सर? सर मैं आपको ये बताऊं कि अ, जब मैं फिर क्या हुआ? कौन सा रहे हैं उनको कोई नहीं। कौन सा रहे हैं? नहीं सर फोन आ रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं, कोई फोन आ। फोन नहीं आ रहा है, कोई फोन नहीं हो रहा है। ये अच्छा अपने अच्छा आप अच्छा। ही मुझे लगता है, या तो नेट कमजोर हो सकता है, कभी जी कभी जी नेट कमजोर हो जाता है, जी उसकी जी जी, वजह कोई से बात भी ऐसा हो जाता है, नहीं। जी सर। डिस्टरबेंस हो जाती है। और कभी जी सर। कभी ऐसा भी होता है कि मामा शकुनी जैसे लोग आ जाते होंगे बीच में, और वो डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, बोले ये पूरा हिंदुस्तान जो है द्रोणाचार्य को क्यों देख रहा है इस वक्त कैफियत में, और सतीश पांडे जी के साथ रूबरू क्यों हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके इसको थोड़ा सा परेशान कर देता हूँ। तो नहीं सर, ये जो कहते हैं टेक्निक जी है सर। ये आगे थोड़ा सा हमें परेशान कर देती है और अपने आप चला जाता है। जी 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 जी। हाँ, अब पूछिए आप मुझसे क्या पूछ रहे थे। जी जी, मैं कह रहा था सर, क्षमा जैसे करें। कि घर घर में सभी लोग एजुकेशन नमस्कार। पाके सर बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे थे, और उन्होंने सर अपना जो रास्ता था वो जॉब जी का, बड़े बड़े जॉब मकान। उन्होंने किए, लेकिन सर जी जी आपका सर जो मकाम जो था फिल्मों की तरफ कैसे हुआ सर, ये आपने जो हाँ हाँ रास्ता। हाँ, सतीश जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 6 भाई थे, और हैं भी, अभी भी हैं। और मैं सबसे घर में छोटा था, और मेरे सभी ब्रदर जो थे अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे और अच्छी अच्छी ओहदे पे चले गए थे, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और मैं ही जी एक सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा निकम्मा मैं ही था। और लेकिन मैं अपने पिताजी से हमेशा यही कहा करता था कि मैं जीवन में वो बनना चाहता हूँ कि जब मैं रास्ते पे चलूं, तो अभी जैसे कि लोग कहते हैं कि देखो दशरथ सिंह का बेटा जा रहा है सुरेंद्र पाल सिंह, अरे तो वाह। फिर ये लोग कहें कि सुरेंद्र पाल सिंह का पिता देखो वो दशरथ सिंह जा रहा है, लोग मेरे नाम से आपको पहचाने, मैं आपके नाम के द्वारा ना पहचान पाऊं। मैं ये चाहता था बेटा बाप से बढ़कर आगे निकले और अपने जीवन में कुछ ऐसा नाम कमाए, तो ताकि वो हेडलाइन को हिट करे। और हेडलाइन को हिट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आदमी में अपनी सोच को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है। जिन क्या लोगों बात है की सर। सोच, और जी वही जी तरक्की कर पाते, इनके जी सर। सपने कमजोर होते हैं, वो लोग जिंदगी में आगे स्ट्रांग होते हैं। जी सर मैं एक बात कहूंगा कि कहते हैं कि सर एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, एक बात सिखाई है हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने, चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक, की रहा था अचानक, हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। मैं आज जिस शख्सियत से बात कर रहा हूं वो इतना प्यारा इंसान है, पिछले 10 दिन से मैं जिससे मिला हूं, और सचमुच लगता है जैसे मेरे किसी अपने अपने परिवार के किसी बड़े भाई से जब भी गुफ्तगू करता हूं तो इतनी सरलता से मुझसे बात करता है। उसको नमन करते हुए आज एक यही कहूंगा कि गुरु द्रोण का जिसने भी आपको कैरेक्टर दिया है, जिसने भी आपको पात्र बनाया है, सचमुच सबसे पहले तो उस मासूम, मैं कहूंगा कि मासूम रजा साहब जिन्होंने डायलॉग लिखे थे, बी आर चोपड़ा जी को नमन करता
करता हूं कि उन्होंने, गूफी पेंटल साहब को नमन करता हूं कि उसने इतने प्यारे, इतने सरल व्यक्तित्व को वो सही रोल जो कि हमें गुरु के रूप में दिया है। सर मैं पूछूंगा आपसे कि उस रोल के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। सतीश जी, आपने ये जो कहा है, मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूं। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि मैं जीवन में कभी हवा में उड़ा नहीं हूं। मैंने हमेशा अपने पांव जमीन पर रखे हैं, इसलिए मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं जी। सर पूरे इंदौर से, सर पूरे मध्य और प्रदेश से, और पूरे और हिंदुस्तान से और नमन करता हूं सर आपको। जी सर। अरे सतीश जी, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जी। कि जो लोग हवा में बहुत ज्यादा उड़ते हैं वो जी। फिर उड़ ही जाते हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे कलाकारों को जानता हूं जिन्होंने अपने एक दो धारावाहिकों से अपने आप को बहुत ख्याति प्राप्त की, बहुत नाम बनाया, लेकिन उसके बाद वो हवा में उड़ने लगे और लोगों से संपर्क जो था उनका, जिसे कहते हैं हम कि एक दूसरे को मिलनसारिता जिसे कहते हैं, वो जब उन्होंने खत्म कर दी तो वो लोग जो है दुनिया से ही अलग हो गए और वो अपनी एक अजनबी सी बिल्कुल आइसोलेटेड जिंदगी, आइसोलेशन वार्ड में चले गए, बल्कि यूं कहिए, और और क्वारंटीन हो गए कई सालों के लिए। उसके बाद फिर वो वहां से क्वारंटीन से निकल नहीं पाए। तो मैं अपने सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं जो 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 इस फिल्म लाइन में है और जो आना चाहते हैं, जो अपने आप का इच्छुक हैं या अपने अपने का करियर इस फिल्म लाइन में बनाना चाहते हैं, मैं आपके आज इस लाइव शो के द्वारा अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप आइए, जरूर अपनी किस्मत आजमाइए, लेकिन अपने पांव जमीन पे जरूर रखें, हवा में ना उड़ें। जो लोग हवा में उड़ते हैं वो हवाई हो जाते हैं। इसलिए जमीन में रहिए, अपने लोगों से मिलिए, अपने लोगों को प्यार दिखाइए, उनके साथ अपना शिष्टाचार दिखाइए, अच्छा व्यवहार दिखाइए। आज अमिताभ बच्चन यदि सुपरस्टार बने हैं तो उनमें ये सब क्वालिटी हैं। वो इतनी मिलनसारता, इतनी हम्बलनेस उनके अंदर है, अमिताभ बच्चन साहब के अंदर। वो ही इज बिगर देन लाइफ, बिगर लार्जर देन लाइफ। एक महान शख्सियत है वो, महान शख्सियत। जब महान शख्सियत कोई बनता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो महान शख्सियत बनता है। अमिताभ बच्चन साहब से के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, खुदा गवाह और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 2 फिल्मों में मैंने उनके साथ बड़ा अच्छा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके साथ बहुत ज्यादा आउटडोर करने का मौका मिला, जहां से उनसे गुफ्तगू करने का भी काफी मौका मिला। और मैंने देखा कि वो आदमी बहुत सरल है और बहुत सहज है और बहुत नॉलेजेबल आदमी है, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। तो ये लोग जो टॉप में पहुंचते हैं, इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से ये लोग टॉप में पहुंचते हैं जी। सर मैं और आपने मुझसे एक, पूछा था, जी 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 सर बताइए। आपने कुछ पूछा मुझसे। जी सर, दूरदर्शन के बारे में बात हुई थी कि ये रोल जो आपको मिला था पहले, सबसे पहले आपका ये जो गुरु बने थे आप, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यस, जब मैं सबसे पहले मुझे इसका ऑफर आया था तो मैं घर में बैठा हुआ था और उन दिनों मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी। आज से 30-32 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 88 की बात बता रहा हूँ जी जी, 88। और उस वक्त 30 साल 32 साल पहले शायद हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी मोबाइल फोन वगैरह की। तो उस वक्त लोग फोन करते थे और फोन आया मेरे पास गूफी पेंटल साहब का, और उन्होंने कहा कि भाई क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो मुझसे मिलने। तो मैंने कहा सर मैं अवश्य चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अर्जुन का रोल या कर्ण का रोल मुझे दे देंगे, क्योंकि उन दिनों मैं हीरो बनने आया था और मेरी शक्ल सूरत। तो मुझे लगा उसके कि शायद ये कोई बहुत अच्छा रोल ऑफर करेंगे। मैं जब उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास बस एक ही रोल बचा है। जी। और ये रोल जो था पहले मुकेश खन्ना साहब कर रहे थे, और लेकिन हमने उनको शिफ्ट कर दिया है भीष्म पितामह के रोल में, तो अब द्रोणाचार्य का रोल खाली हो गया। पहले मुकेश खन्ना जी द्रोण का रोल कर रहे थे। तो मैंने द्रोण का नाम सुनते ही वो आने लगी थी एक बुढ़े से आदमी की कैरेक्टर की। तो मैंने बुढ़े का रोल नहीं करूंगा, मैं तो हीरो बनने आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में।
मेरे ऊपर फिर से एक बूढ़े कैरेक्टर की छाप लग जाएगी और इसके पास बाद में पूरी जिंदगी एके हंगल वाले जितने भी रोल हैं वो सभी के सभी मुझे ऑफर आने लगेंगे। तो इस तरह की एक ख्याल मैंने वहां से पलटी खा के मैं जाने लगा वहां से ऑफिस से। तो मैं जब गाड़ी में अपना दरवाजा खोला तो उसी वक्त एक भागा भागा आदमी आया, बोला आपको बड़े चोपड़ा साहब ने बुलाया। और उन दिनों डायरेक्टर्स की बहुत बड़ी अहमियत होती थी और डायरेक्टर का लोग बहुत सम्मान करते थे। बड़े चोपड़ा तो मतलब बी आर चोपड़ा। मैंने कहा बड़े चोपड़ा साहब, तुरंत चला गया उनके पास। तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस टाइप की टेबल किसी अच्छे रोल के लिए, लेकिन उनके दिमाग में तो द्रोणाचार्य ही बैठा हुआ था। बोले भाई तुम्हें ही द्रोणाचार्य का रोल करना है। और कि देखिए ये रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट जी रोल नहीं है और आप ही इस रोल को करेंगे। और उन दिनों क्या था, हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जी तो हमें भी ये लगा कि उन दिनों बहुत ही ज्यादा टेलीविजन भी बहुत ज्यादा नहीं था उन दिनों, सिर्फ दूरदर्शन ही चलता था और उसमें भी गिने चुने प्रोग्राम्स आते थे, कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि दोपहर में भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है, सवेरे भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। संडे को ही आते थे, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स आते थे उसमें। तो मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और हमने ये भी नहीं सोचा था कि उस वक्त ये महाभारत इतना पॉपुलर होगा। सतीश जी, हमने जीवन में नहीं सोचा था कि महाभारत इतना एक लोकप्रिय वो होगा, इतना लोकप्रिय होगा। पूरा क्या पूरा जिसे कहते हैं लॉकडाउन जैसे आजकल हो रहा है, ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी। और आज फिर 32 साल के बाद फिर वही स्थिति परिस्थिति आई है कि आज फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति है। महाभारत 3-3 4-4 चैनलों पर आ रहा है, कलर्स पर आ रहा है, स्टार भारत पर आ रहा है, डीडी भारती पर आ रहा है और रेट्रो करके एक चैनल है उस पर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि फिर एक बार महाभारत ने इतिहास लिखा है हिंदुस्तान में। और जो हमारी जनरेशन है जिसने जिसने नहीं देखा था, आज से 30-32 साल पहले जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे, आज उनको फिर से अपनी महाभारत, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपनी सभ्यता देखने को फिर से मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूंगा, ये जो कोरोना आया है, कोरोना काल आया है कलयुग में, द्वापर युग में कौरव सेना आई थी और आज यहाँ पर कलयुग में कोरोना सेना आ गई है और ये जो है लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को सभी भाइयों बहनों से कहूंगा कि भाई आप इसको फॉलो करें। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी यदि जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, जब कोई जरूरत हो तभी आप लोग घर से निकलें और अपने आप को सुरक्षित करें। ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जिंदगी नहीं मिलेगी आपको दोबारा। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सरकार का साथ दीजिए इसमें, और इसको जल्दी से जल्दी हमें इसे भगाने में आप लोगों का सहयोग या साथ मिलेगा, तभी ये आगे एक से दूसरे में फैलेगी नहीं। और बहुत खतरनाक रोग है। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि चाइना ने हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा विश्वास कि भाई चीनी कम का इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में बहुत सारे फायदे आपको होंगे। जी सर, जी सर। चीनी कम। सर मैं थोड़ा सर आगे बढ़ाता हूं आपको। सर मेरे को बचपन में जी कहा जी गया था कि चाटुकारिता को हमेशा डस्टबिन में डाल दो। सर वहां से आगे बढ़ रहा हूं सर, मेरे पिताश्री का कहना था। सर मैं आपको एक दिल से एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब से आपको आत्मसात कर रहा हूँ, वो वाकया बताऊंगा आपको आगे में। और सर ये सच है कि पिछले 15 दिनों की 10 दिनों की मुलाकातें आपको मैं आगे ले जा रहा हूँ। और जो हमारे बीच में राजवीर चौधरी जी हैं जिन्होंने आपसे मेरा तारुफ करवाया है,
लाइव करके। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत जल्दी वो मेरे साथ भी रूबरू होने वाले हैं। मैं कहूंगा जिस तरह से आपने संघर्ष किया है इंडस्ट्री में, जिस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया है, ना तो कहीं अपने चक्कर लगाए हैं, अपनी कला, अपना जो आपने ऊर्जा के साथ जो रोल किए हैं, उस पर आपको ये आज जो रिजल्ट मिला है, जो आपकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है, ये कहते हुए कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, कट चुकी है उम्र सारी जिनके पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए, अब तो इन हाथों में कोई नूर बहुत होना बढ़िया, चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं सर बहुत आपको बढ़िया, सर बहुत आज एक खूबसूरत। दिल से सर एक बात कहना चाहूंगा कि वो शक्तिमान, वो ऊर्जा आज भी जिस शख्स के अंदर है, वो कुछ कहना चाहेगा सर उस शक्तिमान सीरियल के बारे में? क्या अंधेरा बात है। कायम रहे हमेशा। लेकिन भारत सरकार बहुत अच्छी है, कहती है पूरे भारतवर्ष में अंधेरा कायम नहीं होना नहीं, चाहिए। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भारतवर्ष को बचाना है, अपने देश को बचाना है, चाइना के हाथों से बचाना है। और ये चाइना जो है, हम जैसा कि मैं अपने दर्शकों को कह चुका हूं, चीनी कम इस्तेमाल करिए। जितना कम चीनी इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम लोग अपने पांवों पे खड़े होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और आत्मनिर्भर होंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर होंगे, बहुत जल्दी होंगे। और किल्विश जो था, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण रोल था मेरे लिए। और मुकेश खन्ना जी बस एक ही चीज पे अटके हुए थे कि ये रोल अगर हिंदुस्तान में कोई कर सकता है तो सिर्फ अमरीश पुरी जी कर सकते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैंने उनसे एक ही बात कहा था, मुकेश जी यदि आप किसी को देंगे तब तो कोई कर पाएगा, आप किसी को देना ही नहीं चाहेंगे तो कोई कैसे करेगा। बोले नहीं सुरेंद्र जी, ये बहुत ही अल्टीमेट रोल है और इसको कोई नहीं कर पा सकता है। समहाउ अमरीश पुरी जी ने कहा कि ये जो रोल है मैं टेलीविजन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी फिल्मों में बहुत अधिक व्यस्तता है। तो उसके बाद मुकेश खन्ना जी के सामने मैं खड़ा था। मैंने कहा आप एक बार मुझे चांस तो दीजिए, मौका तो दीजिए। और मैंने कहा ये हुड्डा मैं नहीं लगाऊंगा, जो आधा हुड्डा लगा के वो डायलॉग बोलता है, मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, आप इसको हटाइए मेरे चेहरे से। और मैं एक नया किल्विश जो है हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। और उसके बाद मैंने इसका गेटअप किया, इसका मेकअप किया, इसका वाइट मैंने वो लिया, बहुत सारे चेंजेस मैंने किए अपने हिसाब से इसको। और फिर मैंने उनके सामने आया और मैंने ये शो को किया। और जो पहला ही डायलॉग था, शक्तिमान आज तक मैंने तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया है, आज मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाने जा रहा हूं। और मैं पूरा चेहरा हटाता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है। आज भी सर वो सबके जहन में है, वो रोल आज भी लोग उसको प्यार करते था हैं। और शक्तिमान ने हिंदुस्तान चाहता हूं कि आज हॉलीवुड के अंदर जितने भी शो बन रहे हैं बच्चों के ऊपर एनिमेशंस में, और उसमें ज्यादातर आप देखिए कि उन्होंने दिखाया है अंधेरा। और ये जो मेरा पोस्चर था आज से 32 साल पहले जो मैंने किया था, ये इन लोगों ने बॉलीवुड से कॉपी करके हॉलीवुड ले गए हैं ये लोग। क्या यस, बात थैंक है यू सर, सो क्या मच, क्या क्या बात है थैंक यू सो मच जी। सर। तो एक ऐसा बात सर नहीं है आप कि लोग हॉलीवुड से ही नकल करते हैं, बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड से भी बहुत सारी चीजें नकल होकर हॉलीवुड में जाती हैं। हाँ। सर पूरे इंदौर से कुछ दुआएं हैं सर, पढ़ देता हूं आपको। वो हमारे जी बीच जी में दिनेश मजावदिया जी हैं, मेरे जीजा जी हैं, और जो कतर से हैं, दोहा। और दीदी है अरे अनीता मजावदिया, वो नमस्कार दोहा। जी, नमस्कार। और इमरान खान जी हैं, और बाबू खान हैं जो डायरेक्टर हैं फिल्मों के, वो राजस्थान से हैं। और सोनिया पाठक जी अच्छा, जो सिंगर है इंदौर में।
अमन काजी जो कि अपने अनूप जलोटा साहब के शिष्य हैं, इंदौर में रहते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। वेरी गुड। और सोनम पाटिल जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। पूजा शर्मा जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। वासिफ काजी जी बेहतरीन कलाकार हैं। और वीरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच। दिनेश बजावती जो कि जीजा जी है, वो पूछ रहे हैं क्या आपने कर्ण के साथ न्याय किया? कर्ण के साथ? हाँ, कर्ण के साथ। देखिए, कहानी में, हर कहानी में थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टीज होती हैं। जी जी कहानी तभी इंटरेस्टिंग बनती है जब उसमें कुछ पेच फंसाया जाता है। जी। और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कर्ण एक बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत वो थे। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कर्ण और अर्जुन के बीच की। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास बात करने के लिए। बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा आपको कि अर्जुन सर आप अर्जुन क्यों रहा और कर्ण, सर और सुनिए, कर्ण। सर 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 एक मिनट सर, आप आराम से बताइए सर, जो आपके जहन में बताइए, क्योंकि जानना चाहते हैं। टीवी पर जो अभी आपके है ना सर, वो थोड़ा अलग है। मैं चाहता हूं मेरा भाई, बड़ा भाई यहाँ पर, वो बताए जो आज तक ये हिंदुस्तान को नहीं मालूम है। ओके, थैंक यू सो मच सतीश जी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अर्जुन अर्जुन क्यों रह गया और कर्ण कर्ण क्यों रह गया। उसका कारण सिर्फ यही था कि अर्जुन ने धर्म का साथ दिया था और कर्ण ने अधर्मी का साथ दिया था, इसलिए कर्ण पीछे रह गया। अन्यथा कर्ण अपनी अपनी क्षमता योग्यता में किसी चीज में कोई उसमें कमी नहीं थी। वो एक बहुत ही शानदार धनुर्धारी था, बहुत उसके जैसा दानी नहीं हो सकता, उसके जैसा दोस्त नहीं हो सकता, उसके जैसा धनुर्धर नहीं हो सकता। सब चीजें मैं मानता हूं उसकी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि फोटो फिनिश में ये आदमी फर्स्ट क्यों आ गया, ये आदमी सेकंड क्यों आया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि भैया, अर्जुन ने धर्म का साथ दिया था और इसने अधर्मी का साथ दिया था, दुर्योधन का साथ दिया था, इसलिए वो अपने जीवन में पीछे रह गया। और मैंने शिक्षा दुर्योधन को भी दी थी, मैंने शिक्षा अर्जुन को भी दी थी। लेकिन दुर्योधन क्यों दुर्योधन बन गया? क्योंकि वो मामा शकुनी जैसे चालबाज लोगों की संगत में रहता था। तो कहते हैं जाकी रही संगत जैसी, तो उसकी जो सोच भी है वो भी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा आप लोग अच्छी संगत में रहने की कोशिश करिए, अच्छे लोगों के बीच में रहने की कोशिश करिए, तो ताकि आपके अंदर कोई बुराई पनपे ना और अधर्म की चीजें ना बने आपके अंदर। क्योंकि अधर्म जो है बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, विकास दुबे नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर कानपुर का, वो भी पुलिस के हाथों मारा गया। और ऐसे गलत काम करने वाले अधर्मी लोगों का अंत इसी तरह बहुत जल्दी हो जाता है। ये दुर्योधन जो था, इसने भी महाभारत करके सभी लोगों को खत्म करवा दिया है। इसलिए कहते हैं अधर्म का कभी मत साथ दीजिए, हमेशा धर्म के साथ बने रहिए। जी सर, मेरे बीच में शफीक भाई जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत बड़े तबला वादक थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके भाई नासिर क्या, खान साहब हमारे बीच में हैं। प्रणाम और शफीक भाई, प्रणाम। नासिर भाई हमारे बीच में, और दूसरा दिनेश दुगड़ी जो कि संगीत का ग्रुप चलाते हैं, हमारे बीच में। मैं सर आगे ले जाता हूं आपको, यही कहूंगा कि सर, जिंदगी ऊन गम सिलाई है, जिंदगी ऊन गम सिलाई है, वक्त ए आखिर तलक बुनाई है। सर जिंदगी जीनी है सर, तो हम चाहे कोरोना हो चाहे ना हो सर, जिंदगी को तो सर जीना है। लेकिन सर आपको और आगे ले जाता हूं कि
आपके लिए जो आज पूरा हिंदुस्तान कैफियत के द्वारा आपको जो शुभकामनाएं दे रहा है, उस शुभकामनाओं को शब्दों में आपको देने वाला हूं कि सर अजीज साहब की मैं बात करता हूं। ये मेरे सर एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आज दिन में आ रही थी, जब आपको मैंने देखा, आपको मैंने आत्मसात किया, तो जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, शायद किसी नेशनल, ना तो कोई आपसे इंटरव्यू में पूछी गई होगी, इंटरव्यू नहीं है सर, ये तो घर में मेरा बड़ा भाई बैठा और मैं उससे बात कर रहा हूं। सच यह है सर कि अजीज साहब से शुरू करूं तो अमरीश पुरी तक आता हूं, और अमरीश पुरी तक आते आते जब उसके बाद में पूछता हूं कि हिंदुस्तान में आज की डेट में नेगेटिव कैरेक्टर या कि विलेन का रोल अगर किसका है, कौन करता है ज्यादा, तो सर यही कहूंगा कि वहां डैश 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 लगना जाता है। तो सर मैं चाहूंगा कि आपके लिए दुआ करता हूं सर वो कोशिश करें कि तो उस जगह भरने के लिए, क्योंकि आपने जब शक्तिमान में अपने अमरीश पुरी जी के रोल को इतना बेहतरीन निभाया है, तो सर कोशिश कीजिए वो जगह भरने की। सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा सर, उसके लिए कुछ कीजिए ना सर प्लीज। दिलीप सेन जी को प्रणाम कर रहा हूं भैया। दिलीप सेन जी हमारा ये शो देख रहे हैं। नासिर खान साहब को नमस्कार करूंगा। थैंक यू नासिर खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो ये बात बताई है, देखिए ऐसा है, कलाकार कलाकार होता है, हर आदमी की अपनी आइडेंटिटी होती है। मैंने अपने जीवन भाई मैंने टेलीविजन के द्वारा इस करीब 32 साल की इस यात्रा में है कि या मैं ये रोल करने की मेरी इच्छा है या ये रोल मैं करना चाहता हूं। मैं इसलिए और बताना चाहता हूं आपको कि सभी रोल जो बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जो रोल थे, वो मुझे टेलीविजन के द्वारा मिले हैं। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो शक्तिमान हो, चाणक्य हो, चंद्रकांता हो, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, सूर्यपुत्र कर्ण हो, मृत्युंजय हो, जितने बड़े बड़े रोल थे, जैसे रावण का रोल था, मैंने रामायण जी टीवी पे आता था रामायण, उसमें मैंने रावण का रोल किया, और परशुराम जी का रोल किया। बिगर देन लाइफ, जितने स्ट्रॉन्ग रोल, जितने भी तरह के टाइप के रोल जो आए मेरे हाथ, चाहे वो विलन का रोल हो, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो, चाहे वो हीरोज रोल हो, वो टेलीविजन में मुझे करने का सौभाग्य मिला। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो शायद अगर मैं फिल्में करता इतनी, तो शायद मुझे इतनी सारी रोल करने को शायद मुझे नहीं मिल पाते। नहीं मिल पाते, लेकिन टेलीविजन के द्वारा मुझे वो सारी चीजें मिली जो एक कलाकार चाहता था या जो एक कलाकार बनना चाहता था। मैंने 10,000 एपिसोड आज तक कर चुका हूँ 32 साल के पीरियड। क्या बात है सर, क्या बात है। आज भी लॉकडाउन से पहले भी मेरे 3 शो चल रहे थे, और आज लॉकडाउन के अंदर मेरे 12 शो चल रहे हैं ऑन एयर। 12 शो, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, विष्णु पुराण, शक्तिमान, चाणक्य, महाभारत, चंद्रकांता, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ना जाने कितने सैकड़ों, मैं तो शायद नाम भी गिनते गिनते भूल जाऊंगा अपने शोज के। वो सारे के सारे आजकल चल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर, बहुत अलग अलग तरह के चल रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जो रोल जितने भी मुझे मिले, मैंने उनको बखूबी निभाया और पूरी कोशिश की है कि उनका कि मैं अपने दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। कोशिश मेरी यही रही है, और मुझे दर्शकों से पूरा स्नेह और प्यार मिला। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया उन्होंने। उसके लिए मैं आपके आज इस लाइव शो के द्वारा, कैफियत के द्वारा, मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, और उसी के कारण आज सुरेंद्र पाल यहाँ पर खड़ा हुआ है, अपने उतनी ही मजबूती से खड़ा है, उतनी ताकत से खड़ा है। मैंने कहा ना, ये कोरोना हो या कौरव सेना हो, आचार्य द्रोण को हिला नहीं पाई, हिला नहीं सकती। सर मैं आपको बताऊं, मैं सर आपको शक्तिमान का जब भी आपका रोल देखता हूं, तो ना जाने क्यों सर पिछले 2 दिन से मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ये गुफ्तगू नहीं है, ये तो मेरा बड़ा भाई बैठा और छोटा भाई उनसे बातें कर रहा है, ये समझिए कि बस हम लोग बैठे हैं साथ में। सर न जाने क्यों 2 दिन से मेरे जहन में एक ही बात आ रही है, और सर मैंने आज ईश्वर से मांगा है,
और ये दिल की बात बोल रहा हूँ जी सर। मैं सर एक खजराना मंदिर है इंदौर का, जहां मैं मांगता हूँ सर, अपने लिए आज तक वहां कुछ नहीं मांगा, क्योंकि सर आपकी मैंने एक एक डायलॉग डिलीवरी देखी है सर। उसमें मुझे याद है कि अमरीश पुरी जब आए थे तो वो एक भूत के रूप में आए थे और शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 जिस तरह से उस मुकाम पर पहुंचे, तो मैं आज अपने बड़े भाई के लिए एक दुआ मांगता हूँ, ईश्वर से कहता हूँ कि वो मुकाम जो अमरीश पुरी साहब ने छाप छोड़ी है, उस नेगेटिव कैरेक्टर में जो उन्होंने इंतहा मतलब मेहनत करके जो आज अपना मुकाम हासिल किया है, मेरा बड़ा भाई वो जगह बढ़ने की कोशिश करे। यही कहते हुए ईश्वर से कि आज सचमुच दिल से मांग रहा हूं, और पूरे इंदौर, पूरे हिंदुस्तान, पूरे मध्य प्रदेश से आपके लिए एक दुआ मांगी जा रही है। मेरे शब्दों में लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, दिल भेज रहे हैं। देखिए सर, आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। और आशीष गुप्ता जी, जी, आप, मैं देख रहा हूँ। जी सर, आशीष गुप्ता जी, मोहन लाल पटेल जी, निकिता कुसुम तिवारी जी जो कि कतर से है, आपको बहुत सारा स्नेह दे रही है। मैं तो सर यही कहूंगा कि वो व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में न जाने कितनी बहनों को मिलाया है, बात आगे बढ़ा रहा हूं सर, ये जो बोलियां हैं, शब्द हैं, भाषा है, हिंदी हो, पंजाबी हो, मेरे सर कैफियत में सर हर धर्म जाति के लोग आते हैं। अगर आदि ईरानी आए हैं तो पारसी है, मुस्लिम, हिंदू सभी लोग आते हैं, दिलजान आया है तो पंजाबी है। तो मैं सर आपसे एक बात और कह रहा हूं सर, आपने जिस तरह से सारी भाषाओं को, जो कि बहनें हैं, कोई यहाँ ब्याही है, कोई वहां ब्याही है, कोई छोटे घर में है, कोई बड़े घर में है, उन सारी बहनों को मिला है। अब ये सारे श्रोता सोच रहे हो कि सतीश पांडे जी या बहनों को कहां ले आए। इस हर भाषा में रोल किया है, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो भोजपुरी हो। भोजपुरी भाषा जिस बड़े भाई की जो कि फेवरेट भाषा है, बनारस का रहने वाला है, तो सर बताना चाहेंगे इन शब्दों के साथ कि मैं माँ से लिपटता हूं तो मौसी मुस्कुराती है, और मैं भोजपुरी बोलता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है, तो हिंदी मुस्कुराती है। पर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, भोजपुरी के लिए तो यही कहना चाहूंगा कि मैं देश की सभी भाषाओं को नमन करता हूँ। सभी भाषाओं को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हैं और बहुत प्यारी भाषा है सभी। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूंगा ये कम है या ये ज्यादा है, सब प्यारी हैं। लेकिन मुझे अपनी मातृभाषा से तनिक अधिक प्यार है, और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। मेरी अम्मा और बाबूजी यही भोजपुरी घर में बोला करते थे, और मुझे भोजपुरी का एक शब्द भी बिल्कुल नहीं आता है बोलना, अच्छा। लेकिन मैं मातृभाषा को बहुत तनिक अधिक प्यार करता हूँ। और यही कहना चाहूंगा सतीश भाई को आज कि बेटा के बुता पर खानदान की इज्जत नहीं खे संभले, जब तक हमरा जान में जान बा, हमरा शान राम भद्र के शान के ऊपर रही, और डर लगता तो अपने बचवा के अपने अचरवा में छिपाए ले, एक खानदान के बचावे वाला राम भद्री काफी बाड़े। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। लग रहा है सर कि लॉकडाउन का ये एक घंटा, थोड़ा भाषा में लॉकडाउन का ये कमांड कम है क्या, मेरा। और नहीं नहीं मैंने हमेशा साल में मेरी एक भोजपुरी फिल्म अवश्य आती है। अभी मैंने पवन सिंह जी के साथ एक फिल्म की अभी अभी रिसेंटली, बड़ी अच्छी सी फिल्म थी। वो है माँ तुझे सलाम। क्या बात है, क्या माँ बात तुझे सलाम अभी अभी रिसेंटली और बहुत बड़ी हिट हुई है। अभी मैंने एक फिल्म निरहुआ जी और आम्रपाली जी के साथ कंप्लीट करके आया, रिक्शे वाले निरहुआ जी। दूल्हा हिंदुस्तानी। और जी जी उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि दिनेश लाल निरहुआ जी के लिए कि ही इज वेरी फाइन मैन एंड वेरी डाउन टू अर्थ मैन। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। पवन सिंह बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े, और ऐसे लोगों को भोजपुरी सिनेमा में आना चाहिए। उन बिल्कुल सही लोगों कह को रहे हैं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए भोजपुरी सिनेमा में जो राजनीति वगैरह करते हैं, उनको नहीं बिल्कुल सही, आना चाहिए। नहीं नहीं, राजनीति वालों से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है, वो फिल्म इंडस्ट्री से यही है, और मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही रहना चाहता हूँ। मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ। मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है आज तक, लेकिन मैं देश की उस पार्टी के साथ हमेशा उनको सपोर्ट करता रहूंगा जो देश हित में बात करते हैं और राष्ट्र हित में बात करते हैं। क्या मैं बात है, उस क्या पार्टी बात के है, साथ क्या जुड़ा क्या रहूंगा। बात है, क्या बात है जो लोग, सर। मैं उस सर पार्टी का बिल्कुल साथ नहीं देता हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं।
मैं उस पार्टी का साथ नहीं देता हूं जो पाकिस्तान की भाषा में या चाइना की भाषा में बात करते हैं, जो हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश में रहकर राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं हूं, लेकिन मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूं, ये भी बता दूं। सर मैं तो यही मैं कहूंगा राष्ट्र कि की बात करूंगा, मैं देश हित की बात करूंगा। क्या बात है सर, मैं तो यही कहूंगा सर कि जहां जहां तक उड़े तिरंगा वहां वहां तक घर मेरा है, जब तक ऊंचा ये झंडा है तब तक ऊंचा सर मेरा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। यही कहते हुए सर मैं आगे चलता हूं सर। कोई भी चीजें सर, यदि हम किसी चीज को लाल से लिखें या काले से, लेकिन सर हमेशा यादें सर हरी रहती हैं। आज सर ये शेर हमेशा कामयाब रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन में जब महाभारत जो बच्चों ने देखा था, आज जो बड़े हो गए और उनके बच्चों ने नहीं देखा था, आज देखिए ईश्वर ने, अल्लाह ने, यीशु ने, आज वाहेगुरु ने वो कर दिखाया कि उन बच्चों को बताया कि महाभारत क्या है, रामायण क्या है। सर आज वो दिन जो दोबारा आए, आपको कैसा लगा सर ये, जब आप दोबारा से वो अपनी वक्त पर आप जब दिखाए जाने लगे? हाँ, अति सुंदर, अति सुंदर। लेकिन ऐसे वक्त में नहीं आना चाहिए था जब देश में कोरोना फैला हुआ है। इसका तो दुख है ही मुझे कि जब हमारी देश की इकोनॉमिक ऐसा बुरा भी नहीं कह सकते हैं, वर्स्ट कह सकते हैं, उसने इतनी गंदी और घिनौनी चाल चली है देश के प्रति, पूरे वर्ल्ड के प्रति, कि आज जो है पूरे वर्ल्ड ने इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। और ऐसे वक्त में इस वक्त में एक चीज अच्छी हुई है कि हम लोगों को अपने घर में बैठने के लिए मिला है और अपने घर में बैठकर मंथन करने के लिए मिला है कि हम लोग जो हैं अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब के बारे में हमें बैठ के मंथन करने की जरूरत है। और हम लोगों को मंथन किया। आज हम लोग अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं और हमें जब तक जरूरी कोई काम नहीं होता है हम लॉकडाउन से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी ना निकलिए, बिना काम के न निकलिए, क्योंकि अभी कोरोना हमारे देश से भागा नहीं है। कोरोना आज भी हमारे बीच में बैठा हुआ है। लेकिन महाभारत और रामायण जैसे इतने बढ़िया, चाणक्य, शक्तिमान, पृथ्वीराज चौहान जैसे इतने बढ़िया बढ़िया शो आ रहे हैं, आप लोग इनको बैठकर देखिए घर में और एंजॉय करिए। ये हमारी भारत की संस्कृति है। हम जो है, अभी क्या हो रहा था कि काफी नेशनल चैनल्स ऐसे थे जिनके ऊपर हमारे धारावाहिक ऐसे दिखाए जा रहे थे जो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो वेस्टर्न कल्चर उनके अंदर बहुत था। लेकिन महाभारत, रामायण जैसे अच्छे धारावाहिक, इतने नीट एंड क्लीन, जिसमें अपनी संस्कृति, अपने समाज को देखने को मिलता है, ऐसे बहुत कम अवसर मिल पाते हैं। और हमें एक फिर से ये वक्त आया हमारे जीवन में जब हम एक अच्छी अपनी संस्कृति को देख सकते हैं, जिससे हमारे बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इसका असर पड़े, एक पॉजिटिवनेस आए हमारे बच्चों के अंदर और हमारे समाज के अंदर एक पॉजिटिवनेस आए और हम इस तरह की जो गलत हरकतें करते हैं उनको ना करें। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे आदर्श बनने की कोशिश करें हमें, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा आदर्श पुरुष न जीवन में कभी हुआ है ना कभी होगा। तो ये सब चीजें जो हमें महाभारत, रामायण, चाणक्य, शक्तिमान जैसे अच्छे धारावाहिक जो बहुत हेल्दी हैं, जो बहुत हमारे समाज को बहुत सारे अच्छे मैसेज देते हैं, ऐसे सीरियल देखने के लिए हमें फिर से एक बार सौभाग्य मिला है। और ये इसके लिए हम भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं कि जो दर्शक आज से 30-32 साल पहले पैदा। जी सर, जी सर। सर मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाता हूं सर, कि आपने अभी कहा कि महाभारत और रामायण जैसे हमारे ग्रंथों को लाइव दिखाया गया और उसमें न जाने कितनी मेहनतें की गई। और सच ये है कि रामायण में तो चलिए राम थे, लक्ष्मण थे, उनको पूजा करने के लिए लोग टीवी पे आते थे, लेकिन महाभारत की कहानी पूरी उलझी थी, इतने सारे पात्र थे, उसके बावजूद भी आपको बहुत प्यार मिला। लेकिन सर मैं अब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ
शायद मेरी बात से आप सहमत भी हो सकते हैं कि दिलीप सेन साहब अभी हमारे बीच में थे, तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में बताया था कि मेरे गीत जो मैंने बनाए हैं, जो गीतों को मैंने बनाया था वो रिमिक्स होके दोबारा आ रहे हैं। अगर मैं जिंदा हूं तो मुझसे क्यों नहीं बनवाते हैं? मैं उन गीतों की आत्मा को, ये नहीं कह रहा हूं कि संगीतकार अच्छे नहीं है अभी, लेकिन मेरी गीतों की आत्मा जो है मैंने दी थी, उसमें क्यों फेरबदल किया जा रहा है? ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि आज जिस तरह से महाभारत और ये अपना रामायण आया है, उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल करके जो जो आधुनिक करने की कोशिश की गई है, लेकिन लेकिन सर आज मैं फिर आगे बढ़ता हूं, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत, जितना क्राउड आपको मिला था, वो क्राउड शायद वो जो आर्टिफिशियल करके जो आया है वो नहीं मिला। मैं आप मेरा इशारा समझेंगे, मैं तो यही कहूंगा कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे सर इस बात पर आप? बहुत अच्छा बोला आपने इसके बारे में कि महाभारत रामायण मेरे हिसाब से पहली जब बनी थी 1988 में, और 86-87 में रामायण बना था, और आज करीब 32 साल 34 साल हो चुके हैं इन चीजों को बने हुए। उसके बाद जितनी भी बार बना महाभारत और रामायण जैसे धारावाहिक बने, 17 बार बन चुके हैं करीब, और 17 बार अलग अलग चैनलों पे, नेशनल चैनलों पर टेलीकास्ट भी हो चुके हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल नहीं थे जी। और इसी के कारण वो बहुत बुरी तरह से, उनको टीआरपी नहीं मिली, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, और ना ही हिंदुस्तान ने उनको फिर से रिकॉग्नाइज किया। मुझे लगता है जीरोक्स कॉपियां जो होती हैं वो ओरिजिनल नहीं होती हैं, वो कॉपी, एक दूसरे की कॉपी करके बनाया हुआ चीज होती है, इसलिए लोगों को शायद उतना खूबसूरती उसके अंदर देखने को नहीं मिली। और लोगों ने क्या किया कि जब भी आप हमारे महान ग्रंथों को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाएंगे दर्शकों को, तो हमारे दर्शक उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे। ये मैंने देखा है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे जैसा कि मेरा एक शो आता है स्टार प्लस के ऊपर, देवों का देव महादेव। वो ओरिजिनल शो है। उसके जितने भी, उसको ना उन्होंने उसको तोड़ा ना मरोड़ा, उसको बिल्कुल वैसे ही दिखाया जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 30 साल के बाद आया है वो शो, उसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया है। मोहित रैना साहब को बहुत पसंद किया है, मुनि रॉय को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप हमारे महान काव्यों और ग्रंथों को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को सिर्फ उनके धर्म के नाम पर अंधा बनाकर काम करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें फ्लॉप हो जाएंगी और दर्शक उसको नहीं पसंद करेंगे। बिल्कुल सही। महाभारत की पॉपुलैरिटी का एक कारण सबसे बड़ा था कि उसको राइटर, हमारे पास राही मासूम रजा जैसे लोग थे, ओरिजिनल थे, जिन्होंने साहित्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था और उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसे पेश किया था। तीसरी चीज, हमारी जो महाभारत की कास्टिंग हुई थी, वैसी कास्टिंग अब नहीं हो सकती, मैं कह सकता हूँ। भीष्म को देखो तो ऐसा लगता था भीष्म ऐसे ही थे, नितेश भारद्वाज को देखो तो ऐसे ही लगता था, पुनीत इस्सर साहब को देखो तो ऐसा लगता था वो है, गुफी पेंटल मामा शकुनी लगते ही मामा शकुनी थे, अर्जुन को देखो तो अर्जुन लगता, तो रूपा गांगुली को देखो तो ऐसा लगता था द्रोणाचार्य। धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि हर कैरेक्टर बहुत ओरिजिनल लगता था, बहुत ऐसा लगता था कि ये कैरेक्टर यही प्ले करने के लिए ही बना है। जी सर, बिल्कुल सही। और वही कारण है कि आज तक लोग, अभी तक 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, अभी तक लोग भूले ही नहीं है। आज भी मैं सड़क पे निकलता हूं तो लोग कहते हैं देखो द्रोणाचार्य जा रहा है, द्रोणाचार्य जा रहा है। आज भी लोग मुझे उसी नाम से बुलाते हैं। लोग मेरे असली नाम तो भूल चुके हैं, सुरेंद्र पाल सिंह नाम का कोई बंदा एक्टर रहता है, सब लोग ये कहते हैं द्रोणाचार्य जा रहा है, द्रोणाचार्य जा रहा है। जी। मुझे भी बहुत खुशी होती है, मुझे भी इस नाम से बहुत प्यार हो गया है। और मुझे तो मेरे तो जो मेरे दोस्त मित्र हैं महाभारत वाले, वो भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, अरे गुरु कहाँ जा रहा है,
ध्रुण इधर आ जा, ध्रुण कहाँ जा रहा है, ध्रुण चल चाय पीने चलते हैं। वो बुलाते ही मुझे उस नाम से, मेरे नाम असली नाम से तो कोई मुझे आज बुलाता भी नहीं है। जी जी और जी। दूसरी बात मैं यही सतीश भाई कहना चाहूंगा कि देखिए, ओरिजिनल ओरिजिनली होता है और जीरोक्स कॉपी होती है। आप अगर उसको उसके साथ तोड़ मड़ोड़ करके दिखाएंगे और रोमन स्टाइल में दिखाएंगे और लोगों की बॉडियां दिखाएंगे और हमारी द्रौपदी को बिना कपड़ों के दिखाएंगे, तो ये सब चीजें जो हैं हमारे दर्शक जो हैं आजकल नहीं पसंद नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं कर, उनको नहीं करेंगे सर। अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर से हमारे देश की मिट्टी की खुशबू नहीं आएगी लोगों को, तब तक लोग जो हैं उसको पेट्रोनाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर मैं विक्रम बजाज जी जो कि किशोर कुमार को गाते हैं इंदौर के, वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कह रहे हैं, जय हो मेरे बड़े भाई की। बिंटू सलूजा जी जो कि गया से जुड़े हैं और बहुत अच्छे गाने वाले हैं और उदित जी को गाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि उदित जी भी आ जाए इस शो में। मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने कहा है सर, पिंटू भाई ने, कि आपकी पिक्चर गंगा किनारे मेरा गांव मुझे बहुत पसंद आई थी। हमारा दूल्हा। और करिश्मा जी थैंक यू आपको सो मच। करिश्मा जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं। और मैं सर एक बात दिल से कहना चाह रहा हूं आपसे। विशाल जी है हमारे, बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया मेरे शो में, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे बड़े भाई को दी है। निशांत जी जिनका आज आज जन्मदिन है, वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं सर ये बात कहना चाहूंगा सर दिल से, एक बात कि मैंने कहा था ये गुफ्तगू कोई टॉक शो नहीं है, ये एक रिश्तों को और मिलाने वाला है, हम बनने वाला है ये रिश्ता। मैं सर आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं सर परसों मैं आपको जब एक मैसेज किया था मैंने 3-4 दिन पहले, तो मैंने एक, पता नहीं क्यों सर, एक एक फीलिंग थी मेरी सर, कि इतना बड़ा कलाकार जो कि शायद घर घर में है, जिसको मैंने, जब मैं 12th में पढ़ता था, ये बात है 1982 की, जिसको मैंने, अमर उजाला सबसे बड़ा पेपर है उधर का, यूपी का, काफी बड़े एरिया में आता है, नंबर 1 पेपर, जैसे यहाँ भास्कर है वहां वैसे अमर उजाला है। वहां पर सर आधे पेज में आपका फोटोग्राफ, आपका लेख आया था। और मैं, मेरा मित्र था जिसका नाम था सुरेंद्र पाल, तो मैं उससे कहता था यार तू पेपर में भी आता है और मेरे साथ भी खड़ा रहता है, मतलब उसका नाम सर सचमुच बात थी। तो सर मुझे यकीन नहीं हुआ सर, 3 बार रात में सर सोते से उठा कि क्या मेरा बड़ा भाई मेरे सामने आने वाला है। और मैंने सिर्फ उसको इतना कहा था कि मेरे बड़े बड़े भाई मेरे लिए एक वीडियो बना दो। सर आज दिल से सर, मेरे परिवार से सर आपको नमन करता हूँ। सर जिंदगी भर सर ऐसे ही रखिएगा सर, रिश्तों को सर ऐसे ही सर रहिएगा सर। सचमुच आप सर वो वट वृक्ष है सर, जिनके नीचे छोटे छोटे कलाकार आपसे सीखेंगे सर। ये बात दिल की है सर, ये बात कोई इंटरव्यू से नहीं है सर, ना कोई स्क्रिप्ट है, इस सर दिल से बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आप वट वृक्ष हैं थैंक सर, यू सो ना मच। जाने ना जाने कितने कलाकार सर आपसे सीखेंगे सर। आज सर पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। आपके बताऊं सर, ये जो लगभग 2000 लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं मेरे, और वो आज आपसे एक सीख लेने जाएंगे सर, कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा कलाकार, जिसको मैंने आधे पेज में देखा था फोटोग्राफ के साथ, आज मेरे सामने रूबरू होके, कितना सतही होके, कितना सरलता से आज वो बात कर रहा है। सर आपको नमन करते हुए यही कहूंगा सर, कुछ अच्छे शब्द बोल दीजिए डायलॉग के रूप में सर। एक आज एक कोरोना के ऊपर एक कविता ही पढ़ देता हूं, जी सर। जो 1960 की है, बहुत पुरानी है। कैसा ये खतरे का शहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखूं बात यही है, हाय भला नसरात यही है। मौत के साए में घर घर है, कहीं भी देखूं बात यही है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब घर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर ना आता, सोया है, सोया है आकाश विधाता।
क्या बात है, क्या बात ये है, क्या बात। हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं तो सर आपके लिए दो लाइनें और आगे बढ़ के बोलता हूं कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। जिस तरह से आपने इस महफिल को महकाया आज पूरा, कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरे से कहो रोके उजाला कर रहा हूं मैं, अंधेरे से बहुत कहो बढ़िया। रोके उजाला कर रहा हूं मैं, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं, अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं। सर इतना बढ़िया बहुत संदेश आपने दिया है। सर आपको आकाश उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि आपका बेस्ट मोमेंट्स लाइफ का जो कैरेक्टर वाइज, और या आपका बेस्ट रोल आप किसे मानते हैं? सर मैं तो सबसे बढ़िया रोल तो, अब देखिए, कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड आ ही जाता है। सबसे पहले तो मैं द्रोणाचार्य के रोल को ही सबसे फर्स्ट कहूंगा। जी सर। उसके बाद देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष के रोल को कहूंगा कि जिसने इतने वेरिएशंस दिए हैं, उस रोल ने इतने वेरिएशन दिए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि इस 32 साल की यात्रा में मैं एक दिन भी खाली घर नहीं बैठा हूं। मैं हमेशा बिजी रहा हूं। जो भी बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ टाइप के रोल मुझे आए हैं, वो हमेशा सीधे सबसे पहले मेरी ही झोली में आके गिरे हैं। अरे वाह, वो बात क्या बात अलग है। है कि मेरी व्यस्तता के कारण शायद मैं ना कर पाया हूं, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले ऐसे बहुत सारे रोल हैं, यहाँ तक कि आ, आ, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी मैंने की हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं। देश की जितनी भाषाएं बनी हैं उसमें करीब करीब तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, सभी भाषाओं में मैंने काम किया है। सभी भाषाओं में, भले ही भाषा मुझे हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोई भी नहीं आती है, लेकिन सभी भाषाओं में मैंने काम किया है और हर एक भाषा को मैंने बोला है और वहां बहुत पॉपुलर हुआ हूं और रहा हूं। मेरी तमिल में लास्ट फिल्म थी मिस्टर रोमियो, प्रभुदेवा और शिल्पा शेट्टी जी के साथ मैंने काम किया है। इस तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी भाषा शायद मुझसे छूटी नहीं और अछूती नहीं रही है। और धारावाहिकों का तो ये हाल रहा है कि मैं अब तो ये कहना चाहता हूं कि कोई भी रोल ऐसा नहीं रह गया है जिसे करने की अब मेरे अंदर इच्छा रह गई हो। मुझे तो कोई रोल ऐसा दिखता ही नहीं है। अभी मेरे फैन ने लिखा था कि यहाँ तक कि जी हॉरर शो में साया नाम का एक कैरेक्टर आया था, साया करके, जिसके कि 13 एपिसोड में कहानी खत्म हुई थी। हॉरर यूजुअली 2-4 एपिसोड में खत्म होती है, लेकिन उसको 13 एपिसोड लग गए थे खत्म करते करते, क्योंकि वो दर्शकों ने इतना पसंद किया था, इतना लाइक किया था उस शो को, कि उसकी वजह से वो काफी लंबा चला था। दैट वाज अ हिस्ट्री इन अ हॉरर शो, हिस्ट्री। तो इसलिए मैंने जो भी कोई रोल या वो किरदार को किया है, उसने इतिहास ही लिखा है। और अब ऐसी कोई इच्छा नहीं रह गई मेरी कि टेलीविजन ने मुझे बहुत दिया और मैं टेलीविजन का हमेशा हमेशा आभार और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और अपने दर्शकों का, कि उन्होंने मुझे बेहद बेइंतहा प्यार भी दिया, और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अपने चौधरी साहब, भाई साहब का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से मैं सतीश जी को यहाँ मिला हूं और उनके द्वारा ही आज अपने दर्शकों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैंने इनके साथ एक बड़ा ही अच्छा शो किया था। बहुत ही प्यारा शो था हमारा, जो हम लोगों ने चैनल पे। थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं आपको, कि आज श्रोताओं को एक बात बताने जा रहा हूं जो बड़े भाई ने मेरे नहीं बताई है, कि हिंदुस्तान में एक बहुत लोकप्रिय फिल्म आई थी जिसमें एक नाम था कटप्पा। कटप्पा का रोल मेरे बड़े भाई को मिला था, लेकिन बताएंगे सर वो कुछ वाकया आप लोगों तक पहुंचे? वो बात मैं नहीं कहना चाहता था, मैं नहीं कहना चाहता था, क्योंकि बहुत अगर सारी चीजें गलती ऐसी होती हैं गलती जो गलती आपके भाग्य में नहीं होती हैं। और कटप्पा का रोल भी जो पहली बार
मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो पहली चॉइस थी राजमौली साहब की, वो मैं ही था। और राजमौली साहब ने मेरे को देखा था देवों का देव महादेव में एज ए प्रजापति दक्ष देखा था मैंने, और जी उन्होंने बोला था मुझे ये कैरेक्टर चाहिए चाहिए अपने कटप्पा के रोल के लिए। तो समहाउ उनका फोन आया था मेरे पास, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके पाई थी, और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि बाहुबली कोई इतनी बड़ी फिल्म कोई बना पाएगा। या मैं मौली साहब के बारे में सच पूछिए तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि वो जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी फिल्म बना जाएंगे। इस तरह कहते हैं जैसे शोले फिल्म में भी बहुत सारे कलाकारों को ऑफर हुई थी गब्बर सिंह का रोल, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसी ही एक घटना घट गई, जो हमने भी नहीं सोचा था कि साउथ का कोई डायरेक्टर हिंदी में इतना बड़ा इतनी हिट, बड़ी फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म बना सकता है। और बिल्कुल सही। इसलिए होता है कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। कहते हैं सतीश जी, भाग्य में जितना होता है सिर्फ उतना ही उतना ही मिलता है। सही। हाँ, बिल्कुल सही इसलिए कह रहे मैं एक ही बात सबके दर्शकों के कहना चाहूंगा, जो कुछ लिखा भाग्य में तेरे उस पर ही संतोष करो, जो कुछ नहीं भाग्य में तेरे उस पर कभी ना रोष करो। रोज करो, क्या बात है, क्या बात है सर। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तन्हा जी कह रहे हैं, तन्हा आपके बीच में है, वो कह रहे हैं कि आपने ऋतिक रोशन के साथ जोधा अकबर में जो काम किया था, कैसा लगा आपको वहां पर उस फिल्म के बारे में? अरे that was a great experience working in with that director, great director। अपना आशुतोष गवारीकर साहब के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था मुझे, और ऋतिक जी रोशन जी और ऐश्वर्या जी के साथ जोधा अकबर में काम करने का जो मौका मिला था, उसमें मैंने राणा उदय सिंह का रोल किया था। महाराणा प्रताप के पिता थे और चित्तौड़ के राजा थे, जी जी। और जो अकबर की डायनेस्टी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वहां पे बगावत कर देते हैं और पूरी तलवार अलवार लेके खड़े हो जाते हैं। और मुझे याद है जब मैं वो रोल को, लंबा चौड़ा तो हूं ही वैसे भी, भगवान ने एक अच्छी खासी पर्सनालिटी दी हुई है मुझे, तो क्या जब बात मैं है। करता था वो रोल को, तो मेरे डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर साहब बोलते थे, अरे भाई ये रियल राजपूत राजा है, ये कोई फिल्मी राजा नहीं है। ये जो जो आवाज में बुलंदी तुम्हें दिखती है, ये किसी ओरिजिनल की आवाज है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो वो बड़े खुश होते थे मेरे शॉट को देख के, और हमेशा तालियां बजाते थे जैसे आज सतीश जी बजा रहे हैं मेरे लिए। सर आप सचमुच बहुत प्यारे इंसान है सर, कलाकार तो आप इस दुनिया के लिए है, लेकिन सच यार हमेशा सर मैं कोशिश थैंक यू करता हूँ सो मच। कि इस कैफियत पे सर मैं चाहता हूँ सर एक बेहतरीन लोग आते रहे। मैं सर महेश सोनी जी हैं जो कि रतलाम से हैं, जो कि आपके साथ एक शो कर चुके हैं। जब आप रतलाम आए थे, आप दिन में उनका फोन आया था, तो अरे कितने फोन तो आ गए सर आपके लिए मेरे पास। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग आपको, वो जो पीढ़ी जो छोटेपन में आपको देखा है, आज वो इतने फैन है आपकी। जब नमन ने आपका क्लिप बनाया ना सर, तो पूरे इंदौर में न जाने कितने उसको सराहा गया कि जो आपका डायलॉग बोला है आपने गुरु जी का, द्रोण का, और उसके बाद नमन ने वो क्लिप बना के रात में ही बनाया था और सुबह आपने शायद बहुत देखा अच्छा होगा। बनाया था नमन को। नमन को बोलना भैया बहुत अच्छा बनाया भाई, बहुत बढ़िया, वो बहुत वो बच्चे वो बड़ा, बच्चा बड़ा स्लीक और बिल्कुल एप्रोप्रिएट डायलॉग उसने रखा था जी जी आचार्य जी द्रोण का। जी जी सर। तो सर मैं कह रहा था कि ये महेश सोनी जी आपको याद कर रहे हैं कि आपका रतलाम में आपसे शो में वो मुलाकात हुई थी, दिन में भी उनका फोन आया था कि आपको महेश मेरी जी को ओर मेरा से ये। प्रणाम बोल दीजिए, मेरा प्रणाम बोल दीजिए महेश जी को। बहुत बहुत और धन्यवाद महेश जी। करीना रतलाम जी आया था मैं, यस, एक बार आया था, यस। जी जी जी, करीना जी आपको, करिश्मा जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं, और वो उनके बच्चे आपके करिश्मा जी को महाभारत भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने महाभारत देखा है इन छुट्टियों में। और सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका अगला आने वाला प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप श्रोताओं को? जी अभी तो हमारे यहाँ पर सरकार ने यहाँ पे जो कलाकार 65 के ऊपर के हैं उनकी रोजी रोटी बंद कर दी है, जी उनको काम करने से रोक दिया है। तो अभी जी आने वाले तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट हैं वो सभी रुके पड़े हैं। और देखिए लॉकडाउन कब खत्म होता है, कब कोरोना का भय खत्म होता है, कब जी हम जी लोग जो है जीवन में खुली हवा में सांस ले पाएंगे, ये मास्क वगैरह लगाना जो है कब हमारा बंद होगा,
ये मास्क हमारा बंद नहीं हो रहा है बड़ी दिनों से। ये मास्क से हम बड़े परेशान हैं। जी सर, जी सर। और इसके बाद ही हमारे कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह आएंगे, तब मैं आप लोगों को फिर अपने कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। अभी तो मेरा मेड इन हेवन करके एक शो चल रहा है प्राइम अमेज़न के ऊपर, अच्छा, अच्छा। जो जी वेब सीरीज है, और उसमें एक रॉयल ब्लड, एक राजा का रोल है मेरा उसके अंदर। बहुत अच्छा, बहुत ही चैलेंजिंग रोल है। अवश्य देखें उसको, वेब सीरीज को। बाकी तो मेरे धारावाहिक जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, फिल्में जो चल रही हैं। मेरी एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी इंडियन, सनी देओल के साथ। फिल्में मैंने जितनी भी की हैं सभी अच्छे कलाकारों के साथ किए हैं। ऋतिक रोशन जी के साथ मैंने 2 फिल्में की थी, अमिताभ जी के साथ 2 फिल्में की थी, सनी देओल जी के साथ भी 2-3 फिल्में कर चुका हूँ। इंडियन की थी, फिर बोले सो निहाल की थी, और एक चैंपियन फिल्म आई थी। 3 फिल्में कर चुका हूँ उनके साथ भी। अभी लेटेस्ट फिल्म थी रंगून मेरी, कंगना रनावत और सैफ अली और शाहिद कपूर के साथ। उसमें भी एक बड़ा ही हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला था इसमें। तो जो भी काम मिला मुझे बहुत अच्छा मिला, और मैंने बहुत सोच समझ के काम किया है। मैं अपने अपने रोलों को हमेशा चुन चुन के किया है, कभी हड़बड़ी में मैंने नहीं किया है। पैसा कमाना मेरा कभी मकसद नहीं रहा है। मुझे हमेशा ये लगा है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मनी विल फॉलो यू, यू डोंट हैव टू रन फॉर मनी। मैं कभी पैसे के पीछे भागा नहीं, और आज भी नहीं भाग रहा हूँ। लॉकडाउन में हूँ 4 महीने से, फिर भी नहीं भाग रहा हूँ। मुझे मालूम है कि पैसा कहीं ना कहीं से ईश्वर कोई देगा। बात, ईश्वर अगर देगा। ईश्वर ने भेजा है तो कहीं ना कहीं से देगा। और बिल्कुल आज सही, का बिल्कुल दिन सही। बड़ा ऑस्पिशियस डे है, 15 जुलाई। और आज के दिन मेरी बिटिया रानी शिवांगी सिंह का जन्मदिन भी है। क्या और बात है, आपका क्या बात है। शो पूरे पूरे ये शो पूरे खत्म करने इंदौर, के बाद क्या मैं क्या उसके बात है, बर्थडे क्या पार्टी में ही जाऊंगा। उसके बर्थडे पार्टी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, आपको मालूम है लॉकडाउन की वजह से जी 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 जी। रिस्ट्रिक्शंस है हर चीज के बारे में। लेकिन डेफिनेटली हम घर के 2-4 मेंबर मिलके उसके साथ सर बेटी क्या कर रही है आपकी, कुछ सर बेटी क्या? साउथ अफ्रीका में काम कर रही थी फिटनेस में, लेकिन लॉकडाउन से पहले। अच्छा ठीक है सर। सर पूरे इंदौर की ओर से सर पूरी पूरी शुभकामनाएं सर, असीम शुभकामनाएं सर। वो बेटी जो है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत हिंदुस्तान का नाम रोशन करे विदेश में और जाके। मैं और अपने सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा कि बेटियां जो होती हैं उनके घर में होती हैं, जिनको भगवान का और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, उनके घर में ही सिर्फ बेटियां होती हैं। बेटी ही आगे चलकर बहन बनती है, वही आगे चलकर पत्नी बनती माँ है, माँ वही बनती आगे है। चलकर माँ भी बनती है। और वही जब माँ बनती है तो आप उसको इतना बड़ा सम्मान देते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को आज एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह माँ बाप ने आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया था, आप जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो आप भी उनका हाथ पकड़े रखिएगा, उनका हाथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उनका उनके आशीर्वाद से ही आज आप अपने जीवन में खड़े हो पाते हैं। जो लोग अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चलते हैं, उनको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं एक बात कहूं आपसे कि इस शो को देखिएगा आप, इसमें बहुत सारी फीमेल्स मेरी बहुत आती हैं। वो हमेशा उन्हें मालूम है कैफियत एक बहुत ही प्यारा शो है जिसमें लेडीज बहुत आती हैं, क्योंकि मेरे कलाकार जितने भी हैं बहुत इज्जत करते हैं महिलाओं का। मैं तो यही कहूंगा सर, उस बच्ची को मेरी ओर से एक शेर बोल रहा हूं कि उसको जरूर सुनाइएगा एक क्लिप, कि ना जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, ना जाने, करिश्मा जी आपका स्वागत है, कि ना जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, तब कहीं जाके खुदा ने ऐसी बेटियां दी थी, तब कहीं जाके खुदा ने ऐसी बेटियां दी थी। सर उसको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा सर, वो बच्ची को, कि वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। क्योंकि सर क्या है कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, इस पर खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। सर वो सर क्या ईश्वर का सर अवतार है सर। मैं तो कहूंगा सर कि मेरी बहन, मेरी पिता है, मेरी माँ है, मेरी जो बहन है मेरी बड़ी सर, वो उसने हर रोल मेरे अदा किया है। मैं सर जो भी हूँ आज,
रोम रोम सर उसका है सर, मेरी बहन का। वो सर आज भी ये बताती है कि पिताश्री का आज पुण्यतिथि है, माँ की मुझे तो सर याद भी नहीं रहता सर, पूरा रोल वो अदा करती है सर। उस बहन को, उस बेटी को, उस माँ को सर नमन करता हूँ। और सर मैं आगे बोलता हूँ सर, तालियां आप बजाने वाले हैं मेरे शब्दों पे, कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बेटी नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, और हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े भी जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा, तो सर पे पगड़ी हाँ, कौन बहुत अच्छा, बांधेगा। बहुत अच्छा। सर मैं कहूंगा सर कि आकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं कि शगुन सीरियल मेरा फेवरेट है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं सर आपको। और थैंक यू आकाश जी, थैंक यू। शगुन वाज डेफिनेटली कृपेश दो बेटियों कृपेश की कहानी थी, वो मेरी रियल स्टोरी थी, आप ये कहिए। जी जी बहुत ही खूबसूरत शो था वो, वन ऑफ द कृपेश बेस्ट शो ऑन इंडियन टेलीविजन। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। कृपेश जी कह रहे हैं सर, अमिताभ बच्चन की जी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जबरदस्त आपने उनके साथ काम किया। ममता रघुवंशी जी जो कि बेहतरीन गायिका हैं, वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं। और आज इंदौर में उनके हस्बैंड बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, वो हमारे पारिवारिक रूप से उनके ताल्लुकात हैं। मैं सर आगे बढ़ता हूं सर, यही कहना चाहूंगा सर कि जिस तरह से आपने आज कैफियत की महफिल को महकाया है, जिस तरह से आपने आज प्यार दिया है, जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया है सर, आज एक दिल की बात जो मैंने कही थी दोबारा से सर कह रहा हूं सर, जो खाली पड़ा है सर, एक नेगेटिव रोल का सर जो जगह पड़ी है सर, मैंने आपको कई बार वो क्लिप देखे हैं आपके, तो क्यों ना सर मेरा बड़ा भाई उस जगह पहुंच के आज हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करे। तो उस दिन सर मुंबई आके सर आपका एक इंटरव्यू फिर जरूर लूंगा सर, रूबरू आके, जिस दिन मेरे बड़े भाई की एक मूवी रिलीज होगी जिसमें लीड रोल होगा, जो कि विलेन का होगा, और उस दिन बड़ा मुकाम मेरे बड़े भाई को मिलेगा सर। यही शुभकामनाएं देता हूं सर। कुछ शब्द, कुछ अल्फाज सर आज इस जिस परेशानी में लोग हैं, कहना चाहेंगे सर आप, और कैफियत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर अपने शब्दों में आप? सबसे पहले तो कैफियत के लिए ही कह देता हूँ, बहुत अच्छा शो है, और बहुत ही हमारे जो होस्ट हैं सतीश जी, बहुत अच्छा सवाल जवाब किए इन्होंने मुझसे, बहुत सारी मेरी पुरानी यादों को भी ताजा किया और नई यादों को भी ताजा किया, दोनों का मिश्रण था कैफियत, मैं ये कहूंगा। और आज बड़े दिल खोल के मैंने बातें की आपके साथ, ये और खुशी हुई मुझे कि मेरे दर्शकों तक मेरी बात, आवाज पहुंची है, जो अभी तक वो सिर्फ मेरा वो रूप देखते थे जो टेलीविजन के ऊपर आता था, द्रोणाचार्य, शक्तिमान रोल आते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब हमने एक दिल की बातें अपने दर्शकों से की हैं और खुल के बातें की हैं। के लिए, और सतीश जी आपको भी और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, और उन सब लोगों का आशीर्वाद, अपने घर परिवार का आशीर्वाद अगर हमारे साथ रहता है तो हम पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत हमारे अंदर रहती है। लेकिन बिल्कुल अगर सही, हमारा घर परिवार से पीछे बिछड़ जाता है या हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हमारी ताकत ही निकल जाती है, बिल्कुल उसी तरह ताकत निकल जाती है जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ बने रहें, अपने माँ बाप का पूरा सम्मान करें, वो आपके लिविंग गॉड हैं, लिविंग गॉड। अगर असली भगवान कहीं दुनिया में है तो आपके माँ बाप हैं। कहते हैं सर कि अगर, बिल्कुल पूरी सही कहा तरह आपने, से करें बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक जी, कहा सर। मैं पूरी आगे तरह से सर उनका सर सम्मान करें, और बहुत बढ़िया, यदि बहुत बढ़िया, यदि बहुत बढ़िया। उनको उनका हाथ पकड़ के रखेंगे तो किसी के पैर पकड़ने की आपको आवश्यकता नहीं आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए किसी के भी पैर पकड़ने की और चटुकारिता को पकड़ करने, उन लोगों से भी मैं बिल्कुल, ये कहना चाहूँ कि चटुकारिता बंद कर दें और बिल्कुल सही कहा अपने, सर। जैसे कि अपने टैलेंट, अपनी अपनी उस पे, योग्यता पे, और करप्शन ना करें। करप्शन से
जिस तरह की आपको मैंने एक दो इंसिडेंट अपने इंटरव्यू में पहले ही बताए थे कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका भाग्य बहुत जल्दी खत्म होता है। वो ज्यादा दिन तक 1-2 साल तक ही, ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक, वो कितनी भी पॉलिटिकली अपने को सुरक्षित महसूस करना चाहे वो सुरक्षित रह नहीं पाते। इसलिए मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि जीवन में जो भाग्य ने जितना दिया है, जो डायलॉग मैंने अभी कहा था, जो कुछ लिखा भाग्य में तेरे उस पर ही संतोष करो, जो कुछ नहीं भाग्य में तेरे उस पर कभी ना रोष करो, उस पर दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमें सबका भाग्य है, अमिताभ बच्चन का अपना भाग्य है, सुरेंद्र पाल का अपना भाग्य है। हम टेलीविजन में अगर टॉप तक पहुंचे हैं तो अमिताभ बच्चन फिल्मों में टॉप तक पहुंचे हैं। उन्होंने करोड़ों कमाए हैं, हमने हजारों में कमाया है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें हजार में भी तसल्ली है, सेटिस्फेक्शन है, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन सर हमारे बीच में सर मेरे ब्रदर लॉ मेरे रियल साले साहब हैं जो कि देहरादून में सर डॉक्टर हैं, एमडी हैं। उनके अंडर में सर 17-18 पेशेंट्स हैं सर। उनको इजाजत नहीं है कि घर आए, वो होटल में रह के ही वहां पर पेशेंट देखते हैं सर कोरोना के। और फोन कर देना, बोला बिजी हो जाता। जी मेरे सर जी मेरे जी साले साहब सर देहरादून में डॉक्टर हैं। उनके अंडर में सर 17-18 पेशेंट्स हैं। अरुण पांडे जी अभी सामने लाइव हैं और वो रियल साले हैं मेरे। मेरी वाइफ भी अभी वही है। तो वो सर आज बहुत सारे जो पेशेंट है कोरोना के उनको देखते हैं और होटल में रहते हैं, घर में नहीं रहते क्योंकि वो इजाजत नहीं है उन्हें घर जाने की। तो सर शुभकामनाएं सर उनकी ओर से आपके लिए हैं सर कि आप सर इसी तरह स्वस्थ रहें, हमारे बीच में हैं आज। आपका शुक्रिया है सर। दामोदर जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि वो रियल में कोरोना वॉरियर्स हैं। और आज की तारीख में यदि भगवान जो है, भगवान के मंदिर अगर बंद है तो मैं ये कहूंगा ये विज्ञान का मंदिर जो है ये खुला हुआ है। और ये विज्ञान के डॉक्टर जो हैं और ये नर्सें जो हैं और ये पैरा मेडिकल फोर्स जो है, सफाई कर्मचारी जो हैं, पुलिस जो है, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो हमारी फौज के लोग हैं, यही लोग आज मिलकर हमारे देश को बचा रहे हैं। और हमारे देश को इन्हीं की बदौलत आज हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये लोग जो हैं पीपीएफ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो पीपीएफ किट जो पहनते हैं इसको पूरी तरह से बंद करते हैं ये लोग। और इसमें से सांस भी नहीं आती है, ना ऑक्सीजन आती है, कुछ भी नहीं हो पाता है इनका। लेकिन ये लोग जो हैं आज की तारीख में 12-12 और 16-16 घंटे की ड्यूटी करते हैं और आप लोगों का जीवन बचा रहे हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को मैं सल्यूट करता हूं, आपके ब्रदर इन लॉ को भी सल्यूट करता हूं कि जो इतनी उसके साथ दृढ़ता के साथ समाज की सेवा करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को मैं नमन करना चाहता हूँ। सर कहते हैं सर कि चंद्रमा की रोशनी से जब समुद्र हिल सकता है तो सर शुभकामनाओं से जरूर सर असर होता है। कैफियत की महफिल शबनम जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं, नमिता जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं, प्रणाम। नमिता जी भी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। सर सुबह से मेरे को फोन थे कि हम अनीता जी जरूर को इस भी शो में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो सर मैं यही कहूंगा, पूजा जी भी आपको शुभकामनाएं दे रही। मैं सर यही कहूंगा सर आज चलते चलते जब चंद्रमा की रोशनी से सर जब समुद्र हिल सकता है तो सर शुभकामनाओं का असर जरूर होता है। सर आज मैं दिल से पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंदौर से, पूरे मद्रास से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि मेरा बड़ा भाई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे। अपने गुरदीप भाई भी आ गए हैं, काफी देर से आए हैं, कोई बात नहीं। और मेरे अपने साले साहब को जो आपने शुभकामनाएं दी है मेरे, उसको भी आपकी शुभकामनाएं पहुंचाता हूं इस कैफियत के माध्यम से। सचमुच आज आपने कैफियत को बहका दिया सर। आज सर नई शुरुआत हुई है कैफियत की सर, सच दिल से कह रहा हूं सर। जिस तरह से आपने आज सरलता से, सहजता से अपना बना लिया है सर पूरे इंदौर को, पूरे कैफियत को, सर उसके लिए सर आपको प्रणाम करता हूं। सतीश पांडे आपका छोटा भाई सर नमन करते हुए सर आपसे इजाजत चाहता है। सचमुच आपने अपना कीमती वक्त दिया है। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुरेंद्र भाई को सलूट करता हूं। थैंक यू सो मच। नमन पांडे को मेरा बहुत सारा प्यार। नमन को सर आपका नमन है सर, वो आपको मुकेश जी के गाने सुनाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मैं मुझे सुनना भी है उससे, पक्का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आज का कैफियत का ये शो आपके बीच में था, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो कि कहते हैं कि उनके नाम के आगे ऐतिहासिक शब्द लगा है, आज ये उन्होंने कैफियत को बहुत ऐतिहासिक बना दिया। पिंटू भाई धन्यवाद। और मेरी माताश्री
भी हमारे बीच में हैं देहरादून से। मैं यही कहूंगा कि आज इस महफिल को जिस तरह से आपने आकर महकाया है, मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोस्तों का, पिंटू भाई सभी का, बाबू भाई आपका, बाबू खान साहब आपका बहुत प्यार करते हैं, आशीष भाई धन्यवाद, आपने जिस तरह से इस महफिल को महकाया। आप लोग आए कैफियत की इस महफिल में। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा फनकार, बहुत बड़ा कलाकार आपके बीच में आएगा। आज घोषित नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3-4 लोग हैं जो कह रहे हैं हम आपको तारीख देते हैं, और बहुत सारी लंबी लिस्ट आ चुकी है कलाकारों की। ये कैफियत एक नए मुकाम पर है, आज एक नई शुरुआत है कि इतनी बड़ा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हमारे बीच में था जिन्होंने आके अपनी जिंदगी के बारे में बताया, और जल्दी ही एक और ऐसा कलाकार जो कि आपके दिलों में है आपके बीच आने वाला है। ये कहते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। अगला कलाकार आपके पास पोस्ट में आ जाएगा, आज कल तक आपके पास आ जाएगा। सचमुच आप बहुत खुशी होगी उस कलाकार को आपके बीच में आप आके। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, सतीश पांडे आपसे आज्ञा चाहता है, कैफियत की पूरी महफिल आपसे आज्ञा चाहती है, यही कहते हुए कि हमेशा दिल में रहिएगा दोस्तों, मुझे दिल में रखिएगा, मेरे कंधे पे हाथ रखिएगा, मुझे शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, आप जैसा हूं, आपके दिल में रहता हूं। सचमुच दिल से कह रहा हूं, आप हमेशा मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद।